औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब्बे बारी ताला के लिए कि जिसने इंसान को पैदा किया और इसकी ज़िंदगी को जला बख्शी। कुर्रहदरुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जिनकी सुन्नत ने हमारी ऐसी तरबियत की कि हम अशरफुल महलूक़ात में से हुए और अशरफुल महलूक़ात में से ठहरे। I'm Dr. Muhammad Yusuf for the lecture of biochemistry. Welcome to AIMS Virtual Institute of Pakistan. So we are here study about the biochemistry. So when we talk about the biochemistry, the first question arises here: what is a biochemistry? We are going to start this lecture with this question: what is a biochemistry? What we are going to study? Number one, we are going to study the structure, the composition, the chemical reaction, the substance in a system. When we are talking about the system, systems are living systems. Living systems are lies into the human body. Human body is created from cell, tissue, organ and organization, and then a system. So biology, what is a biology or what is a biochemistry? Biochemistry is a branch of science that deals with the metabolic processes which take place into the tissue cells of into the protoplasms of the tissue cells. So study of structure की स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर बनेंगे कैसे उनकी स्टडी करेंगे। ये सारी की सारी स्टडीज जो हैं ये साइंस के अंदर होंगी, बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर होंगी। सो हम देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री कैसे तरतीब देती है कि अगर हम बायोलॉजी को, जिसके अंदर के हम सेल की स्टडी करते हैं, जिसके अंदर के हम टिश्यू की स्टडी करते हैं, जिसके अंदर के हम किसी ऑर्गन की स्टडी करते हैं, या केमिस्ट्री को जिसके अंदर हम किसी केमिकल की स्टडी करते हैं, उसकी केमिकल नेचर की स्टडी करते हैं, उसकी केमिकल एक्टिविटी की स्टडी करते हैं, अगर इन दोनों को मिक्स कर लिया जाए, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया जाए, तो जो नई साइंस की ब्रांच शुरू होगी उस ब्रांच का नाम होगा बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या क्या डिस्क्राइब कर सकती है? ठीक है, बायोकेमिस्ट्री डिस्क्राइब कर सकती है ओरिजिन, कहां से शुरुआत हुई, फॉर्मेशन, क्या क्या चीजें तख्लीक पाई, कौन कौन सी चीज बनी, फंक्शंस, उनकी एक्टिविटीज क्या क्या हैं, डेफिशिएंसीज, अगर वो ओरिजिनल चीजें वहां पर केमिकल्स अगर मौजूद नहीं होंगी तो उनकी वजह से कौन कौन सी डेफिशिएंसीज पैदा हो जाएंगी, कौन कौन सी डिजीज, कौन कौन सी बीमारियां वहां पर मार्ज वजूद में आ जाएंगी, और उन बीमारियों के सिम्टम्स कौन कौन से होंगे, उनके अलामात कौन कौन सी होंगी। इसके बाद देखें अगर हम तो इंसान का ऑर्गेनाइजेशन लेवल हम देखते हैं कि इंसान का ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है। ठीक है, इंसान की जो बॉडी है, जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम, जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, फिर मॉलिक्यूल जिसमें ग्रुप ऑफ एटम आ जाएंगे, फिर सेल। ठीक है, इज द बेसिक यूनिट। सेल क्या है? हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। सेल्स मिलकर बनाएंगे टिश्यूज, टिश्यूज सेम टाइप ऑफ टिश्यूज हो जाएंगे। ग्रुपिंग ऑफ टिश्यूज जो है वो मुख्तलिफ काम करने के लिए या फिर स्पेसिफिक काम करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होंगे। उसके बाद ऑर्गन्स बनेंगे। ऑर्गन्स जैसे हार्ट एक ऑर्गन है, जैसे लंग्स एक ऑर्गन है, जैसे आई एक ऑर्गन है। ये हर एक काम करने के लिए या डिफरेंट काम करने के लिए ऑर्गन वजूद में आएंगे, और जब ये ऑर्गन सारे इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? उसको हम सिस्टम का नाम दे देंगे। और सिस्टम किसके अंदर मौजूद होगा? ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सिस्टम मौजूद होगा। ये इंसान का ऑर्गेनाइजेशन लेवल है कि सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद बॉडीज, बॉडी के बाद ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के बाद सिस्टम। ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने का निजाम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जैसे कि हाजमे का निजाम। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम है। इसके अंदर देखें तो अगर हम बात करें तो ये क्या है? स्केलेटल सिस्टम, इंसान की साख्त, इंसान का स्ट्रक्चर। उसके बाद मस्कुलर सिस्टम, इंसान के अंदर पाए जाने वाले मसल्स, जिसके अंदर स्केलेटल मसल्स हैं, जिसके अंदर स्मूथ मसल्स हैं, जिसके अंदर कार्डियक मसल्स हैं। फिर इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम है, फिर इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर इसके बाद नर्वस सिस्टम है, और एंड पर सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये सारे के सारे सिस्टम इंसान की बॉडी के अंदर जब इकट्ठे काम करते हैं, जब इकट्ठे काम करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशनल वर्क हो जाएगा जो कि बॉडी के अंदर मौजूद होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे। इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। जिंदगी डिफाइंड करती है
बायोकेमिस्ट्री डिफाइन करती है ज़िंदगी को, क्योंकि ये लिविंग सिस्टम की केमिस्ट्री है। बायो मीन लाइफ, ठीक है, केमिस्ट्री मीन केमिकल्स, केमिकल्स की स्टडी, केमिकल्स इंसान के अंदर कैसे वर्क करते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग असल में क्या कहलाएगी, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बायोकेमिस्ट्री लाई करती है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम जैसे बायोलॉजी की सबसे पहले बात करें तो बायोलॉजी सबसे सुपीरियर साइंस है, उसके अंदर हम पूरे एक सेल को डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह उसके बाद जहाँ पर हमारे पैनल के अंदर मौजूद है बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर हम उस सेल के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद जो डीएनए है उसको स्टडी कर लेंगे, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद आरएनए को स्टडी कर लेंगे, या फिर उस सेल के अंदर मौजूद जो साइटोप्लाज्म है उसमें मौजूद जो प्रोटीन्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। अगर केमिकल्स की सिर्फ बात करें तो उनको हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, और अगर उससे भी नीचे चले जाएं हम नैनो पार्टिकल्स की बात करें जैसे फिजिक्स है तो उसके अंदर हम पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री को यहां पर हम डिफाइन करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस व्हिच टेक प्लेस इन टिश्यू सेल्स। इंसान के जो टिश्यू सेल्स हैं, जो जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि टिश्यू किस तरह से बनते हैं, उन टिश्यू सेल्स के अंदर केमिकल्स का मेटाबॉलिज्म या केमिकल्स का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसके होने को असल में बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, और उसकी हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि दीज मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ये जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कौन से होंगे जिसमें तोड़ फोड़ की जाएगी, किसी एक मॉलिक्यूल को तोड़कर उससे कोई नीचे वाला मॉलिक्यूल या सिंपल मॉलिक्यूल जो वो बनाया जाएगा, और फिर उस सिंपल मॉलिक्यूल को दोबारा से मुख्तलिफ बॉन्ड्स की मदद से जोड़कर दोबारा से एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जनरेट किया जा सकता है। तो द मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन अ मटीरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म टिश्यू के अंदर पाया जाने वाला मटेरियल है जहां पर प्रोटीन और जहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, उस हिस्से को हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कह लेंगे। ठीक है, जहां पर प्रोटीन्स वाला पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ जुड़ जाएगा सेल के अंदर, वहां पर हम उसको प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। तो प्रोटोप्लाज्म वो जगह होगी जहां पर ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होंगे, और ये तमाम जिंदगी, जितने भी किस्म की जिंदगी, ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है, जितनी भी किस्म की जिंदगी है उसके लिए ये बेसिक नीड है और ये बेसिस है उसकी, और ये बुनियाद है प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि यहां से ही आगे ओरिजिनेशन स्टार्ट होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? जैसे बार बार बात की जा रही है कि मेटाबॉलिज्म, कि बायोकेमिस्ट्री डील विद द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के पार्ट को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है उसको हम कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन या कैटाबोलिज्म। इसके अंदर हम किसी भी एक लार्ज मॉलिक्यूल को, जैसे लार्ज मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं प्रोटीन को हम तोड़ लेते हैं, मेटाबॉलिज्म के थ्रू वो टूट जाती है और वो अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है, यानी कि दोबारा से प्रोटीन बनाने के काम आएंगे। तो प्रोटीन को, लार्ज मॉलिक्यूल को अगर तोड़ लें, उससे स्मॉल मॉलिक्यूल बना लें अमाइनो एसिड्स, तो ये क्या होगा, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा और कैटाबॉलिज्म कहलाएगा इस प्रोसेस को। अगर मेटाबॉलिज्म के दूसरे हिस्से की हम बात करते हैं, जो कि इसका दूसरा हिस्सा है, उसको हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन। इसमें हम मुख्तलिफ स्मॉल पार्टिकल्स को जोड़ेंगे, बॉडी मुख्तलिफ स्मॉल पार्टिकल्स को जोड़ेगी, स्टडी हम करेंगे मुख्तलिफ स्मॉल पार्टिकल्स को इकट्ठे करने की, उसको इकट्ठा करने के बाद कोई उससे लार्ज मॉलिक्यूल बना लिया जाए। जैसे हमने प्रोटीन को तोड़ा, सीखा कि प्रोटीन को तोड़ने से अमाइनो एसिड्स मिल जाएंगे, साथ एनर्जी मिल जाएगी। इसी तरह से अगर हम उन्हीं अमाइनो एसिड्स को दोबारा जोड़ें पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, तो उससे एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाएगा, जो कि अगेन क्या हो जाएगा, प्रोटीन। तो ये क्या है, ये मेटाबॉलिज्म को समझने का एक आसान सा तरीका है, और एक रिएक्शन के नतीजे में हमें एनर्जी के बारे में भी कुछ मालूम होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन में फिर इससे भी हम वही बात अगेन उसको रिपीट कर रहे हैं कि कैटाबॉलिज्म के अंदर स्मॉल पार्टिकल जो हैं वो बनेंगे लार्ज पार्टिकल को तोड़ने से, और फिर उसके बाद एनाबॉलिज्म के अंदर जो स्मॉल सिंपल पार्टिकल्स हैं उनको जोड़ने से लार्ज और बड़े पार्टिकल्स बन जाएंगे। जी बेटा, नेक्स्ट हम चलते हैं, जो बात कर रहे हैं उसमें हम मेटाबॉलिक रिएक्शन के इम्पैक्ट की बात करते हैं
कि मेटाबॉलिक रिएक्शन इम्पैक्ट कैसे करेगा ह्यूमन के ऊपर, ठीक है, जो कि बायोकेमिस्ट्री है। जो बायोकेमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन की उसके अंदर से दोबारा से मैं आपसे बात कर रहा हूँ रिपीट में कि बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन की जो इम्पैक्ट है, जो उसका जिस्म के ऊपर या इंसान की बॉडी के ऊपर या लिविंग सिस्टम के ऊपर जो उसका असर है वो कैसा है, ठीक है। जब तक ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ठीक होते रहेंगे, ठीक है, कि जैसे हम फिर वही एग्जांपल कोट कर लेते हैं यहां पर कि जब तक प्रोटीन मेटाबोलाइज होकर अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होती रहेंगी और अमाइनो एसिड्स दोबारा से एनाबोलिज्म करके कोई नई प्रोटीन बनाते रहेंगे, हम हमेशा हेल्दी रहेंगे और जिंदगी चलती रहेगी। लेकिन अगर किसी वजह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन या जो ऑर्गेनाइज्ड रिएक्शन है ये खराब हो जाए, ये ठीक तरह से ना हो, ठीक है, कि जो मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन हो रहा था वो ठीक ना हो, उसका जो प्रोडक्ट बन रहा था वो प्रोडक्ट सही तरह से ना नहीं बनेगा अगर, तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। वी फॉल इल, हम बीमार हो जाएंगे। और अगर ये बहुत ज़्यादा हद तक नीचे चला जाता है और प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाते हैं तो इवन हम डाई भी कर सकते हैं, यानी कि मौत भी हो सकती है। यहाँ पर सिंपल सी एग्जांपल ग्लूकोज की, कि ग्लूकोज जो है वो क्या है, हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है, हमारे पास एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, बायोलॉजिकल केमिकल है। अगर वो बॉडी के अंदर बढ़ जाए तो भी बीमारियां पैदा हो जाती हैं और अगर वो बॉडी में अपने लेवल से कम हो जाए तो भी बीमारियां पैदा हो जाती हैं और उनके सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। जी बेटा, नेक्स्ट हम जो बात कर रहे हैं इसमें हम एलिमेंट्स की बात करते हैं कि एलिमेंट्स अब कैसे किसी भी जो रिएक्शन हो रहा है उसको ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे, ठीक है, कि ये जो एलिमेंट्स हैं जिनसे रिएक्शन हो रहा है, जैसे कैल्शियम है, जैसे सोडियम है, जैसे ग्लूकोज है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, ठीक है, ये ही जिंदगी को अराइज करते हैं, ठीक है। इंसान के अंदर जब ये केमिकल्स चलते हैं तो उन्हीं से ही जिंदगी की फॉर्मेशन और सिस्टम जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। और अगर ये इन सारे के सारे एलिमेंट्स को हम देखें तो ये खुद इटसेल्फ क्या होते हैं, इनएनिमेट होते हैं, ये मुर्दा हालत में होते हैं। कैल्शियम एक पत्थर है, ग्लूकोज एक पाउडर है, ठीक है। जब ये सिस्टम से बाहर हैं, किसी एक लिविंग सिस्टम से ये बाहर हैं तो ये इनएनिमेट हैं, ये मुर्दा हैं, ठीक हो गया। लेकिन जब ये सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो ये एनर्जी देने का बायस बनते हैं, ये रिएक्शन करवाने का बायस बनते हैं और उनसे वो सारे प्रोडक्ट्स बनाते चले जाते हैं जो कि बॉडी की नीड होती है, ठीक है। जब तक ये ऑप्टिमम अमाउंट में, यानी कि जितनी हमें ज़रूरत है उतने और ऑप्टिमम कम्बिनेशन में, कि जिस केमिकल के साथ जो दूसरा केमिकल चाहिए वो जुड़े रहें, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड नमक, ठीक है, तो एक कम्बिनेशन है। इस तरह से जैसे वो कम्बिनेशन भी ठीक रहे और उनकी अमाउंट भी आपस में ठीक रहे तो इससे क्या होगा, इस कम्बिनेशन से, इस अमाउंट से जो रिएक्शन होंगे और उन रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ज़िंदगी को पॉसिबल कर देंगे, ज़िंदगी को मुमकिन कर देंगे कि इंसान की ज़िंदगी उससे बेहतर चलती रहेगी हमेशा। इससे नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम कि एक नॉन साइंटिस्ट है जिसका नाम है बिरज नारायण, ठीक है। इसका इंटरेस्ट है बायोकेमिस्ट्री के अंदर और ये बायोकेमिस्ट्री को बनते हुए जब इसने देखा तो इसने उसके बारे में कुछ बात की, अपने कुछ वर्सेस दी, ठीक है। तो ये एक उर्दू पोइट है, बिरज नारायण चक्सबाद इसका नाम है, एक नॉन साइंटिस्ट है और इसने कुछ ऐसी बात की, इसने कहा कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, अभी एक यंग साइंस है। क्योंकि यंग साइंस इसलिए है कि 1950s के बाद बायोकेमिस्ट्री की सही तरह से डेवलपमेंट होना शुरू हुई, यानी कि सेकंड हाफ ऑफ दी 20th सेंचुरी में 1951 से बाद का ये सारे का सारा बनता है वक़्त, कि जिस वक़्त इसको बनना शुरू हुई या फिर जिस वक़्त ये एज एन इंडिविजुअल साइंस सामने आना शुरू हुई। क्यों? इसने कहा कि जो लोग इसके अंदर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री बनाने के लिए, ठीक है, उनको पहले इंतजार करना पड़ा कि जो इन्वेस्टिगेटर्स पहले से काम कर रहे हैं केमिस्ट्री की ब्रांचेस के ऊपर वो अपना काम मुकम्मल कर लें। यानी कि जो लोग पहले से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर फिजिकल केमिस्ट्री बना रहे हैं या उसकी
खोज लगा रहे हैं, जब तक उनका काम मुकम्मल ना हो जाए तब तक बायोकेमिस्ट्री जो है वो अपना काम शुरू नहीं कर सकती। जैसे कि इनऑर्गेनिक की हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक के अंदर हम कह लेते हैं कि विटामिन्स इनऑर्गेनिक हैं, हम कह लेते हैं कि जितने कुछ हार्मोन्स इनऑर्गेनिक इन नेचर हैं, जैसे कैल्शियम है, जैसे सोडियम है, मिनरल्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक हैं। इस तरह से अगर ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज है, लिपिड्स हैं, लिपिड्स में फैट है, ऑयल हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है वो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स में मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन है, जैसे कैराटिन है या फिर जिस तरह से ग्लोब्यूलिन है, ये प्रोटीन्स हैं। फिर फिजिकल की बात जब करते हैं तो इसके अंदर वो उनका कलर क्या होगा, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उनका टेम्परेचर क्या होगा, वो चीज़ें जो कि नज़र आ सकें या जिसके ऊपर उनके अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाए। तो बिरज नारायण ने बेसिकली ये बात की कि पहले कुछ और साइंसेस हैं जिनका डेवलप होना ज़रूरी था, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री जो नंबर 3 पर है, अगर ये डेवलप हो जाती है मुकम्मल तो फिर ये सपोर्ट करेंगी बायोकेमिस्ट्री को कि वो बायोकेमिस्ट्री जो है वो इंडिविजुअल साइंस के तौर पर उभर कर सामने आए। तो जैसे बेटा हम बात कर रहे हैं, इससे हम आगे बात करते हैं कि किस तरह से बायोकेमिस्ट्री ने अपने आप को जो है वो इंडिविजुअल साइंस के तौर पर सामने लेकर आई। जी नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम कि इट इज़ द ओनली सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, कि 20वीं सदी के दूसरे हाफ के अंदर बायोकेमिस्ट्री जो है उसने ऑफ शूट करना शुरू किया, वो सामने नजर आना शुरू हुई। क्योंकि उसने क्या किया, उसने कुछ फिजियोलॉजिकल और कुछ जो है फार्माकोलॉजिकल जो रिएक्शंस थे और मैकेनिज्म्स थे उनको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। फिजियोलॉजिकल को अगर हम बात करते हैं, हम हार्ट की बात करते हैं, हार्ट का चलना एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, एक फिजियोलॉजी का प्रोसेस है। अब उसके अंदर कौन कौन से केमिकल इन्वॉल्व हैं उसकी मेम्ब्रेन के वर्क करने में, उनको बता दिया कि इसके अंदर सोडियम इन्वॉल्व है, इसके अंदर कैल्शियम इन्वॉल्व है, इसके अंदर पोटाशियम इन्वॉल्व है, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बात की गई थी। ठीक है, तो जब उसको एक्सप्लेन कर दिया तो ऐसी चीज़ों को जब इसने एक्सप्लेन किया जो कि पहले से श्राउडेड थी, जो कि पहले से मालूम नहीं थी, तो फिर बायोकेमिस्ट्री की अहमियत वाज़ेह होना शुरू हो गई। फिर बायोकेमिस्ट्री का पता चलना शुरू हो गया कि असल में इसकी वजह से अब दूसरी साइंसेज जो हैं वो भी फ़ायदा उठाएंगी। जैसे अगर इस जो बात अभी हमने की कि दिल के चलने का जो प्रोसेस है उसके अंदर जो उसके फेजेस हैं, उन फेजेस में जो जो केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, अगर उन केमिकल्स की स्टडी को सही तरह से इम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो हार्ट का जो प्रोसेस है वो सारे का सारा समझ आना शुरू हो जाएगा, जो कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो जाएगा। और अगर वहां पर कोई तब्दीली आती है तो वो एक किसी किस्म की बीमारी की तरफ हार्ट को ले जाएंगी, जैसे कि अरिदमिया हो सकता है, जैसे कि इंजाइना पेक्टोरियस हो सकता है, हार्ट अपना रिदम खो दे, हाथ से इस तरह से बीट ना कर पाए। ठीक है, तो फिर वहां पर सिम्टम्स जब आएंगी, उन सिम्टम्स को भी बायोकेमिस्ट्री देख लेगी और फिर उसके मैकेनिज्म्स को कि उन सिम्टम्स को कैसे कम किया जाना है, फार्माकोलॉजी कैसे वहां पर अप्लाई करेंगे, ड्रग कैसे वहां पर अप्लाई करेंगे, उसके बारे में भी बायोकेमिस्ट्री ने मदद करना शुरू कर दी। तो फिर इसने बहुत सी और साइंसेज में मदद की, जैसे माइक्रोबायोलॉजी, सेल को समझने के लिए, बैक्टीरियल सेल को समझने के लिए, उसके न्यूक्लियस को समझने के लिए, उसके डीएनए आरएनए को समझने के लिए, वायरसेस के डीएनए आरएनए को समझने के लिए, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की हमने बात कर ली, फार्माकोलॉजिकल प्रोसेस की हमने बात कर ली, कि इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना फिर बायोकेमिस्ट्री की वजह से बहुत आसान हो गया। तो बायोकेमिस्ट्री ने वो चीज़ें जो कि अननोन थी पहले से, जो पहले से मालूम नहीं थी, जो पहले से श्राउडेड थी, पहले से उनके ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था, उस पर्दे को उठा दिया, जिससे सिस्टम्स को समझना आसान हो गया और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्रग्स करना आसान हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि जो दूसरी मेडिकल साइंसेज हैं उन सब के अंदर भी बायोकेमिस्ट्री ने अपना बहुत ज़्यादा करैक्टर प्ले किया। जैसे हमने माइक्रोबायोलॉजी की बात की, बैक्टीरियोलॉजी की बात की, पैथोलॉजी कैसी साइंस होती है, जो नॉर्मल प्रोसेस आप फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं या फिजियोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं, अगर वो नॉर्मल प्रोसेस तब्दील हो जाए, यानी कि ए के बाद जो बी बनना है और बी के बाद जो सी बनना है वो बी के बाद सी ना बन रहा हो, कोई और प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाए, तो वहां पर एक डिजीज डेवलप हो जाएगी। डिजीज की स्टडी को असल में हम क्या कहते हैं, पैथोलॉजी।
ठीक है। और फिर थेराप्यूटिक्स है। थेराप्यूटिक्स एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम ड्रग्स के इफेक्ट को स्टडी करते हैं कि ड्रग्स का जो इफेक्ट है वो कैसा है बॉडी के ऊपर, ड्रग किस हद तक बॉडी पर असर कर रही हैं। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री की मदद से इंप्लीमेंट करने आसान हो गए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस, बायोकेमिस्ट्री क्यों जरूरी है। क्योंकि शुरू में जब हमने बात की तो शुरू में ही मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं, व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। उसको हम अंडरस्टैंड कर चुके कि बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी साइंस है जो कि मेटाबॉलिज्म और केमिकल रिएक्शंस के साथ स्टडी को हम कहते हैं। ठीक है, वो स्टडी अब एनाबॉलिज्म की फॉर्म के अंदर है या कैटाबॉलिज्म की फॉर्म के अंदर है। फिर हमने बायोकेमिस्ट्री को इंडिविजुअल साइंस के तौर पर देख लिया और उसकी इंप्लीमेंटेशन मुख्तलिफ जगहों पर कर दी। अब इंपॉर्टेंस जो दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाई वी आर स्टडिंग बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स और इन अ फार्मेसी कोर्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि बायोकेमिस्ट्री बड़ी जरूरी है मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ के लिए, ऑप्टिमम इनटेक ऑफ केमिकल्स के लिए, जैसे फूड कितना खाएंगे, जैसे विटामिन्स कितने लेंगे, हार्मोन्स की कितनी नीड है, बॉडी को रोजाना कैलोरीज कितनी चाहिए, वो सारी की सारी बातें बायोकेमिस्ट्री ने असल में बताई हमें। इसलिए बायोकेमिस्ट्री जो है मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, कि किसी भी केमिकल को एक्सेसिव फॉर्म के अंदर ना ले लिया जाए, कितनी उसकी ऑप्टिमम नीड है असल में, उसको बायोकेमिस्ट्री ने डिफाइन किया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री ने डिफाइन किया मुख्तलिफ टर्म्स को, मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शंस को। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री ने डिफाइन कर दिया कि डीएनए, ठीक है, उसका क्या करैक्टर है और किस तरह से एक सेल से दूसरा सेल बनता है। फिर इसने बात कर दी कुछ ऐसी चीज़ों की जैसे कि एनाटॉमी के अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं बोन्स को, तो बोन्स किससे बनती है, कैल्शियम को से। कैल्शियम क्या है, केमिकल है, और जब वो इंसान के लिविंग सिस्टम के अंदर मौजूद है तो वो क्या हो जाएगा, एक बायोकेमिकल हो जाएगा। तो इस तरह के इसने रिएक्शंस बहुत से एक्सप्लेन कर दिए, मेडिसिन बनाना एक्सप्लेन कर दिया। एग्रीकल्चर के अंदर बायोकेमिस्ट्री ने अपनी डेवलपमेंट्स बताना शुरू कर देंगे, किस तरह से अगर हम एग्रीकल्चर करें तो किस तरह से हम ज्यादा पैदावार उससे हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो अब बात कर रही है कि वो एक यूरोपियन साइंस या यूरोपियन जो फेडरेशन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री है, वो कहती है कि बायोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशन अगर की जाए, बायोकेमिस्ट्री को अगर ठीक तरह से अप्लाई कर लिया जाए तो बहुत सी जो ड्रग्स हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री की वजह से हम डेवलप कर पाए हैं, उनको सही तरह से प्रेस्क्राइब भी किया जा सकेगा। क्योंकि केमिकल्स की डेफिशिएंसी को देकर केमिकल्स बॉडी के अंदर लोड किए जा सकते हैं। तो अगर डेफिशिएंसी सही तरह से मालूम हो जाए तो केमिकल की लोडिंग ठीक तरह से हो जाएगी बॉडी में, तो प्रेस्क्रिप्शन के अंदर अच्छी तरह से हम क्या कर सकते हैं, उन केमिकल्स को लिख सकते हैं कि कितने केमिकल्स किस वक्त रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि मटीरियल्स, न्यूट्रिशन वैल्यू, फूड कौन सा खाएं और कितना खाएं, ये भी बायोकेमिस्ट्री ने एक्सप्लेन कर दिया। क्योंकि उसने रोजाना की कैलोरीज हमें पता चल चुकी हैं कि एक इंसान जो मेल है उसको रोजाना तकरीबन 2000 से 2500 कैलोरीज चाहिए हैं, और जो फीमेल है उसको तकरीबन 15 से 2000 कैलोरीज चाहिए। तो वो कैलोरीज हासिल करने के लिए हम कौन कौन सा फूड किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएनए जो कि न्यूक्लियस का एक हिस्सा है, डीएनए एंजाइम्स इनहिबिटर्स, डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन मैपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग एंड क्लोनिंग, ये सारे वो नए प्रोसेसेस हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री ने डिफाइन किए हैं, बायोकेमिस्ट्री ने एक्सप्लोर किए हैं, और इनकी मदद से अब एक नया मेडिसिन का दौर शुरू हो रहा है। अब दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि अभी बायोकेमिस्ट्री के ऊपर काम चल रहा है, अभी हम डीएनए प्रोफाइलिंग तक पहुंच चुके हैं। ठीक हो गया, तो अब यहां पर हम आज के अपने पहले लेक्चर को क्लोज करते हैं, और ये जितनी बातें इस लेक्चर के अंदर हुई हैं, जैसे एंजाइम्स की बात हुई है, जैसे डीएनए की बात हुई है, जैसे हार्मोन्स की बात हुई है, ये आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे अगले आने वाले लेक्चर्स हैं उनके अंदर आपको ये सुनने को मिल जाएंगी और सीखने को मिल जाएंगी।